नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की क्लास नंबर 25 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये रीट मेंस लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए। साथियों, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। क्लास नंबर 24 जो है उसी से संबंधित ये क्लास है, क्योंकि क्लास नंबर 24 में हमने राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल पढ़े थे, जिसमें अजमेर, अलवर, बारा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी और भीलवाड़ा, इन 8 जिलों को हमने पढ़ लिया था साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर 8 क्या सॉरी 3 3 6 और 1 7 जिलों को हमने पढ़ लिया था। अब आगे के जो भाई हम राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनको पढ़ रहे हैं साथियों ऐतिहासिक स्थलों के अंतर्गत। तो जिले वाइज ये जो वर्गीकरण किया गया है, इसी प्रकार से आप अध्ययन करोगे। पिछली जो 24 क्लासें हैं वो हम साथियों यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखो, चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान का इतिहास, तो उस प्लेलिस्ट में आपको पिछली सारी क्लासेज मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। साथियों, 8वें नंबर पे जो जिला पढ़ेंगे हम, वो जिला है आपके बूंदी जिला। देखो, बूंदी जिले की अगर हम बात करें तो बूंदी जिले में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है। सबसे पहले हम बात करेंगे 84 खंभों की छतरी के बारे में। साथियों, जब हमने टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की प्रमुख छतरियां, तो उस टॉपिक में आपके हमने 84 खंभों की छतरी को कहां पर पढ़ा था? बूंदी जिले में। साथियों, बात करें कि ये जो 84 खंभों की छतरी है, तो बूंदी जिले के मतलब जो बूंदी है, बूंदी शहर के पास में ही एक गांव है देवपुरा। गांव का नाम क्या है? देवपुरा गांव का नाम है। देवपुरा गांव बूंदी के निकट है, जहां पर ये 84 खंभों की छतरी स्थित है। राव अनिरुद्ध द्वारा दाभाई देवा की स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। कौन सी छतरी है ये? 84 खंभों की छतरी है। तो इससे जो आपसे प्रश्न बन सकता है वो है कि भाई 84 खंभों की छतरी कहाँ है? आपका आंसर बूंदी जिला रहेगा, लेकिन अगर विकल्प में देवपुरा गांव भी दे रखा है तो इसको सही माना जाएगा साथियों। निर्माण किसने करवाया? तो राव अनिरुद्ध द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसकी याद में? दाभाई देवा की स्मृति में। बूंदी जिले में जो दूसरा ऐतिहासिक स्थल है वो है आपके शारबाग, जिसको केसर बाग के नाम से भी जाना जाता है साथियों। यहाँ पर बूंदी के राजाओं का समाधि स्थल है। सुख महल भी आपके बूंदी जिले में ही स्थित है। जो की सागर देखिएगा, जेत सागर जो झील है, झील का नाम क्या है? जेत सागर झील है। इसमें स्थित एक महल है जिसको कहा जाता है सुख महल। तो प्रश्न बन गया कि भाई सुख महल कहाँ पर स्थित है? तो आंसर क्या रहेगा? बूंदी जिले में ही सुख महल स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे बूंदी जिले में। तो साथियों, बूंदी जिले में नेक्स्ट हम बात करेंगे चित्र महल के बारे में। तो ये भी आपके बूंदी जिले में ही स्थित है। और इसको चित्र महल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो सभी दीवारें हैं, उन दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए हैं। इसी वजह से इस महल को क्या कहा जाता है? चित्र महल कहा जाता है, जो कि आपके बूंदी जिले में है। नेक्स्ट साथियों, बिजासन माता का मंदिर, जिसको इंदरगढ़ माता का मंदिर भी कहते हैं, तो ये भी आपके बूंदी जिले में ही स्थित है। केशोराय पाटन एक प्राचीन साथियों शहर है, प्राचीन पाटन के नाम से भी इसको जाना जाता है। केशोराय पाटन कह दो या प्राचीन पाटन कह दो, ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में। राजमहल की हम बात करें, जिसको गढ़ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपके बूंदी जिले में स्थित है साथियों। यह बूंदी का राजप्रसाद है। ठीक है, जेत सागर झील के बारे में ऊपर ही हमने देख लिया था कि भाई जेत सागर आपके जो झील है, जिलों में हमने जेत सागर झील को पढ़ा था साथियों। ये भी आपके राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। केसरबाग की छतरियां, इसको अगर हम देखें तो केसरबाग की जो छतरियां हैं बूंदी जिले की ये छतरियां हैं। और साथियों, बूंदी जिले में जो बूंदी राजवंश था, इनकी ये छतरियां हैं। कौन सी? केसरबाग की छतरियां। एक दुर्ग हमने राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग पढ़े थे, तो उसमें एक दुर्ग पड़ा था तारागढ़ दुर्ग। भाई ऐसा है, एक तारागढ़ दुर्ग हमने कहाँ पर पढ़ा था? अजमेर में भी पढ़ा था। एक तारागढ़ दुर्ग हमने अजमेर में भी पढ़ा था साथियों, और एक तारागढ़ दुर्ग हमने बूंदी जिले में भी पढ़ा था। तो अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग अलग है और बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग अलग है साथियों। इस बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग में एक तोप है जिसका नाम है गर्भ गुंजन। तो गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? आपके तारागढ़ दुर्ग में। और ये तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में।
साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो ये देखो भाई, कर्नल जेम्स टोड ने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया, अलग अलग जो किले हैं इनको अलग अलग उपाधियों के नाम से संबोधित किया। तो उसी प्रकार आपके जो तारागढ़ दुर्ग है, कर्नल जेम्स टोड यहाँ भी आए होंगे और इन्होंने क्या कहा कि राजस्थान में जो साथियों रजवाड़ों के जो जितने भी राजप्रसाद बने हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ राजप्रसाद कौन से है? बूंदी के राजमहल सर्वश्रेष्ठ है। साथियों, बूंदी जिले में एक स्थान आता है बासी दुगारी। जब हमने राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ा था तो वहां पर भी ये शब्द आया था। कौन सा शब्द आया था? बासी दुगारी। बासी दुगारी का संबंध किससे है? लोक देवता तेजाजी से बासी दुगारी का संबंध है। तेजाजी महाराज का यहाँ पर थान स्थित है और साथियों ये तेजाजी की कर्म स्थली भी रही है। इस प्रश्न को भी हमने जो राजस्थान के लोक देवता एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज, भाई जो भी कला संस्कृति की क्लासेज आप यहाँ पर पढ़ रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कला संस्कृति है, इतिहास है, भूगोल है, शिक्षण विद्या है, साइकोलॉजी है, शैक्षिक परिदृश्य है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सभी चीज़ों की टेस्ट सीरीज आपको स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर 149 वाले कोर्स में दोनों लेवल के लिए मिल रही है साथियों। और एग्ज़ाम तक इसकी फीस 149 है। तो अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज को 149 में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये बासी दुगारी है, इसके संबंध में हमने प्रश्न क्या बनाया था कि तेजाजी की कर्म स्थली कौन सी है, और आंसर क्या था उसका? बासी दुगारी है। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को कि भाई तेजाजी की कर्म स्थली कौन सी है? बासी दुगारी है, और यहीं पर तेजाजी महाराज का थान भी स्थित है साथियों। आगे हम देखें तो बूंदी जिले में ही एक और जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है वो है गरदड़ा रॉक पेंटिंग्स। विश्व का प्राचीनतम शैल चित्र जिसे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग भी कहते हैं, ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के बूंदी जिले में ही स्थित है साथियों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है साथियों, स्पेशल फैक्ट है। यहाँ पर नाम याद रखना है, नाम क्या है? गरदड़ा रॉक पेंटिंग्स। कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में। विश्व का प्राचीनतम शैल चित्र है जिसे क्या कहा जाता है? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है सभी के? तो ये हमने 8वें जिला जो बूंदी जिला है इसके बारे में हमने पढ़ा है साथियों। क्या क्या चीज़ें हमने देखी है देखो। 84 खंभों की छतरी देखी, शारबाग या केसरबाग, सुखमहल, चित्रमहल, फिर बिजासन माता का मंदिर जिसको इंदरगढ़ माता का मंदिर भी कहते हैं, केशोराय पाटन, राजमहल, जैसागर झील, केसरबाग की छतरियाँ, और कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग। और कौन सी तेजाजी का जो कर्मस्थली है, कौन सी है तेजाजी की कर्मस्थली? बासी दुगारी है। ये भी आपके कहाँ पर है? बूंदी जिले में। और जो विश्व का प्राचीनतम शैल चित्र है जिसे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स कहते हैं, क्या नाम है? गरदड़ा रॉक पेंटिंग साथियों। ये भी आपके बूंदी जिले में ही स्थित है। क्लियर है सभी का 8वां जिला? चलिए 9वें जिले की ओर बढ़ेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं बिल्कुल एग्जाम में यही आपसे पूछा जाएगा साथियों। तो बिल्कुल इनको अच्छे से कंप्लीट करोगे तो ही आपका काम बनेगा, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप चीज़ों को फिर जैसे यहाँ पर पढ़ने के बाद रिवाइज नहीं करते हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपको एक बार में सारी चीज़ें, आपको क्या किसी को भी याद नहीं हो सकती है। देखो 9वां जिला हम देखेंगे, चूरू जिला। कौन सा जिला? चूरू जिला साथियों। देखो राजस्थान का जो चूरू जिला है शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत चूरू जिला आपके आता है। यहाँ पर साथियों 6 मंजिली सुराणा हवेली एक स्थित है जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं। खिड़कियों और दरवाजों की संख्या कितनी है? 1100। भाई ये तो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपने किसी भी हवेली में 1100 दरवाजे और खिड़कियां कभी देखी है? यहाँ पर बिल्कुल आपने देखी होगी। यदि आप सुराणा हवेली में गए होंगे तो आपने 1100 दरवाजे और खिड़कियां जरूर देखी होगी। अब आप गिन के देख सकते हो, दोबारा कभी जाओ, आपको मौका मिले चूरू जाओ तो जाओ कभी। 6 मंजिली सुराणा हवेली में आपको कितने दरवाजे और खिड़कियां देखने को मिलेंगे? 1100 दरवाजे और खिड़कियां देखने को मिलेंगे। साथियों चूरू जिले में एक स्थान आता है जिसका नाम है ददरेवा। ददरेवा का संबंध किससे है? गोगा जी से है, क्योंकि ददरेवा नामक स्थान जो चूरू जिले में पड़ता है यहीं पर गोगा जी का जन्म हुआ था। तो ये ददरेवा चूरू गोगा जी का जन्म स्थान है, जहाँ पर गोगा नवमी जब आती है तो इस दिन यहाँ पर ददरेवा चूरू में गोगा नवमी पर क्या भरता है? मेला भरता है। ठीक है,
एक स्थान आता है दुधवा खारा। अभी हमने किसान आंदोलन पढ़े नहीं है, लेकिन जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक किसान आंदोलन पढ़ेंगे, दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो ये जो दुधवा खारा एक जगह का नाम है साथियों, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? किसान आंदोलन के लिए। एक अभयारण्य हमने पढ़ा था, ताल छापर अभयारण्य, जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और ये ताल छापर हमने कहाँ पढ़ा था भाई? राजस्थान के जो प्रमुख अभयारण्य वाला टॉपिक था, तो उसमें हमने एक अभयारण्य कौन सा पढ़ा था? ताल छापर अभयारण्य चूरू जिले में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध बताया गया था? वहां पर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न पूछे कि भाई काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ताल छापर अभयारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के चूरू जिले में। ये एक वन्य जीव अभयारण्य है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे चूरू का किला। देखो चूरू का किला राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में हमने इसको पढ़ा था। और इसमें विशेष बात क्या आती है? चांदी के गोले यहाँ पर दागे थे साथियों दुश्मनों के ऊपर, मतलब दुश्मन सेना के ऊपर चांदी के गोले दागने वाला ये किला है। ठाकुर शिव सिंह ने 1814 ईस्वी में बीकानेर की सेना के विरुद्ध चांदी के गोले दागे थे। जब उनके पास देखो जैसे युद्ध हो रहा है, अब इनके पास क्या असला बारूद खत्म हो गया था, तो इन्होंने क्या किया साथियों कि भाई युद्ध को जीतना है, पराधीनता स्वीकार नहीं करनी है, इस वजह से चांदी के गोले दुश्मनों के ऊपर दागे थे। तो अपना आप में पहली और आखिरी ये घटना हुई थी कि चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र किला कौन सा है? चूरू का किला है। ठीक है, किसने दागे थे? ठाकुर शिव सिंह ने। कब दागे थे? 1814 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? बीकानेर की सेना के विरुद्ध है ये। ठीक है ना, इसको विशेष तौर पे याद रखना। प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में आपके ये बन सकता है कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? चूरू का किला चांदी के गोले दागने वाला किला है। साथियों चूरू जिले में ही सालासर बालाजी का मंदिर स्थित है, जो कि साथियों हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है ना, सालासर बालाजी कहाँ पर है? कहाँ पर पड़ते हैं? राजस्थान के चूरू जिले में पड़ते हैं। देखो चूरू जिला एक ऐसा जिला है साथियों, चूरू और बीकानेर जिले में, चूरू और बीकानेर जिले में कोई भी नदियां नहीं बहती है। चूरू और बीकानेर जिले में, राजस्थान के दो मात्र ऐसे जिले जिनमें कोई नदियां नहीं बहती है, तो चूरू और बीकानेर है। ये फैक्ट भी आपको हमने नदियों में बता दिया था। देखो तिरुपति बालाजी का भी एक मंदिर है चूरू जिले में ही, जो कि सुजानगढ़ में भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो आपको देखो इसमें यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? चूरू जिले में ही तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है। और सालासर बालाजी का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? चूरू जिले में ही स्थित है मित्रों। ठीक है ना, यहाँ तक देखो तो चूरू जिले में हमने ये जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखा है। क्या क्या? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ददरेवा नामक स्थान है, जो कि गोगा जी का जन्म स्थान है। और यहाँ पर गोगा नवमी पर मेला भरता है। 6 मंजिली सुराणा हवेली देखी, जिसमें कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं? 1100। दुधवाखारा नामक स्थान देखा, जिसका संबंध किससे है? किसान आंदोलन से। ताल छापर अभयारण्य के बारे में देखा साथियों, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। चूरू का किला सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि इसने चांदी के गोले दागे थे। कब? 1814 में। कौन शासक कौन था यहाँ का? शिव सिंह था। और किसके विरुद्ध दागे थे? बीकानेर की सेना के विरुद्ध। सालासर बालाजी और तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? आपके चूरू जिले में ही स्थित है। क्लियर है यहाँ तक सभी के? चलिए 11वां जो जिला है उसको देखते हैं। तो 11वां जिला चित्तौड़गढ़ जिला है। चित्तौड़गढ़ जिले में साथियों एक दुर्ग आता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि भाई ये राजस्थान का गौरव है। इसके संबंध में कहावत भी है कि गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। किसके बारे में कहा जाता है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पर हम तो संपूर्ण जिले के बारे में बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ जिले में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मातृकुंडिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मातृकुंडिया के बारे में बात करेंगे, जो कि मातृकुंडिया कहाँ पर पड़ता है? पहला प्रश्न आपके बन जाता है। तो मातृकुंडिया पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। साथियों ये जो मातृकुंडिया है, इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ का लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है और ये चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का हरिद्वार किसको कहा जाता है? मातृकुंडिया को। यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है। और मातृकुंडिया किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रभागा नदी के किनारे ये स्थित है। तो मातृकुंडिया से ये 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में कि पहली चीज राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो आंसर क्या रहेगा? मातृकुंडिया।
लक्ष्मण झूला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ का लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है। और मातृकुंडिया कहाँ पर, किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रभागा नदी के किनारे ये स्थित है साथियों। जो चित्तौड़गढ़ जिले में दूसरा जो प्रमुख स्थान है वो है श्रृंगार चौरी। देखो श्रृंगार चौरी आपके चित्तौड़गढ़ जो किला है, चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही श्रृंगार चौरी स्थित है, जहां पर चित्तौड़गढ़ के जो शासक बनते थे उन शासकों का, मतलब राजा जो बनते थे उनका क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। कहां पर होता था? श्रृंगार चौरी में होता था साथियों। नाम सभी ने सुन रखा होगा विजय स्तंभ के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई विजय स्तंभ। यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेज है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ। ये आपने देखा होगा कि जो राजस्थान पुलिस है इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ आप वर्दी पर देख सकते हो साथियों। तो विजय स्तंभ की बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में क्वेश्चन बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है आपका। बस शर्त यही है कि आप एक एक फैक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। तो देखो पहली चीज ये है कि भाई विजय स्तंभ जो है ये किसने बनवाया था? तो इसको राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। किनके द्वारा बनवाया गया? राणा कुंभा के द्वारा। कब बनवाया गया? 1440 ईस्वी में। 1440 ईस्वी में खिलजी से युद्ध इन्होंने किया था। तो खिलजी से युद्ध जो किया इसमें किसकी विजय हुई? राणा कुंभा की विजय हुई। तो इसके उपलक्ष्य में ही राणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण शुरू किया, जो कि 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ था साथियों। मतलब विजय स्तंभ को बनने में कितना समय लगा था? 8 साल का समय। कितना समय लगा था? 8 साल का समय लगा था। लेकिन आपको ये याद रखना है कि विजय स्तंभ का निर्माण कब शुरू हुआ और विजय स्तंभ का निर्माण कब पूर्ण हुआ। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। 1440 में निर्माण शुरू हुआ और पूर्ण हुआ 48 में। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया। क्यों बनवाया? खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है साथियों कि भाई विजय स्तंभ कितने मंजिला है? तो साथियों ये 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला इमारत है ये भाई। ये 9 मंजिला, आप सभी ने फोटो में जरूर देख रखा होगा विजय स्तंभ को साथियों। इसमें टोटल मंजिल तो 9 है, लेकिन इसकी जो 8वीं मंजिल है यहाँ पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है। ठीक है, अल्लाह शब्द अंकित है कौन सी मंजिल पर? 8वीं मंजिल पर। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है, तो आपका आंसर रहेगा 8वीं मंजिल पर ही अल्लाह शब्द खुदा हुआ है विजय स्तंभ पर। जबकि टोटल कितने मंजिला है? ये 9 मंजिला है, जिसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप इसमें देखोगे साथियों बहुत ही ज्यादा आपको मूर्तियां मिलेगी। किसमें? विजय स्तंभ पर बहुत ही ज्यादा मूर्तियां देखने को मिलेगी। कभी देखना, आप फोटो में भी देखोगे इसको अच्छा क्लीन, अगर आपके पास एचडी फोटो हो तो उसको जूम करके देखना साथियों। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। देखो भगवान विष्णु जी को ये समर्पित है। किसको समर्पित है विजय स्तंभ? भगवान विष्णु जी को ये समर्पित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विजय स्तंभ के बारे में ये सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए साथियों, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाने वाला है। चलिए चित्तौड़गढ़ जिले में अगला जो ऐतिहासिक स्थल है, तो देखो एक है जैन कीर्ति स्तंभ। भाई याद रखना विजय स्तंभ अलग है और जैन कीर्ति स्तंभ है। दोनों ही चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और दोनों ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ दोनों चित्तौड़गढ़ जिले में है और दोनों ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये जो है साथियों ये प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। जबकि विजय स्तंभ किसको समर्पित था? भगवान विष्णु को समर्पित था। दिगंबर जैन महाराज जिजाक ने इसको बनवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये स्थित है। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा कि भाई ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु मत कर देना वहां पर आपका आंसर क्या रहेगा? प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को ये समर्पित है। ठीक है ना, यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मंदिरों की बात करेंगे कि भाई आपके जो चित्तौड़गढ़ जिला है इसमें कौन कौन से प्रमुख मंदिर है, तो साथियों यहाँ पर समिदेश्वर मंदिर, सांवलिया जी का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर और असौरा माता का मंदिर, ये सभी मंदिर आपके राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। जबकि नोट करके लिखा है मैंने, जो चित्तौड़गढ़ जिले का कुंभश्याम मंदिर है, ये कुंभश्याम मंदिर साथियों इसका निर्माण
इस मंदिर के निर्माण के वास्तुशिल्प इतिहास में रेखांकित किए जाने वाले कोश चिन्ह के समान हैं। तो ये सारे मंदिर आपको विशेष तौर पे ये याद रखने हैं कि समिदेश्वर मंदिर है, सांवलिया जी का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, बारडोली के शिव मंदिर है और असौरा माता के मंदिर। तो साथियों ये सारे ही मंदिर आपके किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। आगे हम देखें तो साथियों चित्तौड़गढ़ जिले में ही एक जलप्रपात है जिसको कहा जाता है चुलिया जलप्रपात। किस नाम से जाना जाता है? चुलिया जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। भाई नदियों, जब नदियों का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि राजस्थान में जो चंबल नदी है चित्तौड़गढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन से जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है साथियों। अब देखिएगा ये जो चंबल नदी है, तो इस चंबल नदी पर ही चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा जलप्रपात है? चुलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 60 फीट ऊंचाई है मित्रों। कितनी? 60 फीट इसकी ऊंचाई है। किसकी? चुलिया जलप्रपात की। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। और चुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। साथियों यहाँ पर एक बावड़ी है जिसको कहा जाता है गोसुंडी बावड़ी। क्या कहा जाता है? गोसुंडी की बावड़ी, जिसको कहा जाता है रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण करवाया था। तो गोसुंडी की बावड़ी आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया? रायमल की पत्नी, जिनका नाम क्या था? श्रृंगार देवी। इन्होंने ही गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आता है इसमें तुलजा भवानी मंदिर। साथियों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार रामपोल से दक्षिण की ओर स्थित है। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ का जो किला है, दुर्ग है, यहीं पर तुलजा भवानी का मंदिर है। यहाँ पर रैदास की छतरी भी है और सेनापति की छतरी भी है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में ही आपके साथियों रैदास की छतरी भी है और सेनापति की। चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ किले में है ये छतरियाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे हम देखें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही साथियों एक महल है जिसको हम कहते हैं पद्मिनी महल। क्या कहते हैं इसको? पद्मिनी महल। भाई रानी पद्मिनी का नाम आपने सुना होगा, रतन सिंह की पत्नी थी। आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, और किसकी चाहत में? पद्मिनी की चाहत में। तो साथियों वही ये पद्मिनी है जिसको देखो क्या पढ़ रहे हैं हम? पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सूर्य कुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे इनका महल है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पद्मिनी महल के नाम से जानते हैं। एक यहाँ पर कब्र भी है, 9 गजा पीर की कब्र है साथियों। ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। देखो चित्तौड़गढ़ जिले में बस्सी की काष्ठ कला व खिलौना उद्योग चित्तौड़गढ़ जिले के पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। यहाँ के वस्त्रों की छपाई आकोला प्रिंट्स के नाम से जाना जाता है। तो देखो दो चीजें हमने पढ़ी है। बस्सी की काष्ठ कला, काष्ठ कला का मतलब किससे होता है? किससे लिया जाता है? जो लकड़ी की जो कला होती है, ठीक है, लकड़ी की जो कला होती है। तो काष्ठ कला, बस्सी की व खिलौना उद्योग चित्तौड़गढ़ जिले का पूरा राजस्थान में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर वस्त्रों की पर जो छपाई की जाती है, वस्त्रों की जो छपाई की जाती है, उसको कहा जाता है आकोला प्रिंट। किस नाम से जाना जाता है? आकोला प्रिंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो देखो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका निर्माण साथियों व्यापारियों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भाई जो चोर डाकू थे, जो लुटेरे थे, उनसे सुरक्षा के लिए, ठीक है, उनसे सुरक्षा के लिए भैंसरोड़गढ़ दुर्ग का निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। ये जो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है, ये भैंसरोड़गढ़ कस्बे में चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर किसे को कहते हैं? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को ही राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि इस प्रश्न को पूछ लिया गया है कई बार कि राजस्थान का वेल्लोर किसको कहा जाता है? तो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर। साथियों कर्नल जेम्स टोड का एक प्रसिद्ध वाक्य है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के संबंध में कि यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोड़गढ़ को चुनूंगा। किसने कहा था ये? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये। और इसका निर्माण किसने करवाया था? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग का निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। आगे हम देखें एक और जो चीज है, क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखते हैं? राजस्थान का वेल्लोर किसको कहा जाता है? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और ये कहाँ पर पड़ता है? आपके चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। साथियों कर्नल जेम्स टोड ने इस भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को अभेद्य दुर्ग की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? अभेद्य दुर्ग की। ये इसको आप भेद नहीं सकते हो।
आगे हम बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। भाई भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, हालांकि ये चीजें मैंने पहले पढ़ा रखी है आपको। तो इसका जो निर्माण है, मौर्य राजा चित्रांग ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है, गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यहाँ पर स्थित है साथियों। मतलब सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें वर्तमान में भी लोग रहते हैं, वर्तमान में भी जिसमें लोग रहते हैं जिस दुर्ग में, तो वो लिविंग फोर्ट कहलाएगा साथियों। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव और गढ़ों का सिरमौर इसको कहा जाता है। पूर्व नाम था साथियों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका पूर्व नाम क्या था? चित्रकोट के नाम से इसको जाना जाता था पहले, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया चित्तौड़गढ़ का किला। और निर्माण किसने करवाया? मौर्य राजा चित्रांग ने इसका निर्माण करवाया। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो साथियों बप्पा रावल ने इसको मानमोरी से जीता था। 3 साके यहाँ पर हुए हैं, 1303 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में और 1567 ईस्वी में। ये 3 साके, साका जानते हो ना, केसरिया प्लस जौहर बराबर क्या होता है? साका होता है साथियों। अब केसरिया और जौहर तो ये चीजें तो मैंने आपको पढ़ा रखी है अच्छी तरह से। देखो दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम अपने पुत्र खिजरका के नाम पर खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जब यहाँ पर रतन सिंह थे शासक, आपने पद्मिनी का नाम सुन रखा है, पद्मावती पिक्चर भी आई थी। तो साथियों 1303 ईस्वी में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया था, और यहाँ पर जौहर भी हुआ था, यहाँ पर साका भी हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। पद्मिनी ने बहुत सारी जो वहाँ की वीरांगनाएं थी उनके साथ क्या कर लिया था साथियों? जौहर कर लिया था। अब देखो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतने के बाद में, अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? खिजरका। तो उस खिजरका के नाम से ही इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है आपके कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? खिजराबाद। देखो ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया गया था। तो देखो सारी चीजें वही है, मैंने आपसे ये कह रखा है कि आप जो यहाँ पढ़ रहे हो ना, वही चीज़ें आप एग्ज़ाम में आप देखने वाले हो साथियों। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो बिल्कुल ये नोट्स मैंने एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर भी रहेंगे, और ये वीडियो यूट्यूब पर भी डले रहेंगे। तो आप आकर के मिलान कर लीजिएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से कवर करो, बात ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर प्रश्न तो नहीं जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात वही है कि आप इनको कवर आपको करना पड़ेगा। देखो चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही जयमल और फत्ता की भी छतरियां स्थित है। इसी में कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ भी है। विजय स्तंभ के बारे में ऊपर हमने पढ़ा था ना कि भाई 9 मंजिला ये है, तो ये विजय स्तंभ भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के किले में ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है साथियों, ये वेल मछली के आकार में बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? जैसे वेल मछली होती है ना, दिखने में ये वैसा लगता है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, ऊपर भी हमने इस चीज को देख लिया था। तो ये हमने चित्तौड़गढ़ जिले में जो जो ऐतिहासिक स्थल है उसके बारे में हमने देखा है साथियों। चलिए अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जो जिला आपके आता है वो आता है दौसा जिला। कौन सा जिला हम देखेंगे साथियों? दौसा जिला के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ये टॉपिक आप कहोगे कि सर आप तो इतनी चीजें पढ़ा रहे हो, तो भाई पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, और मैं उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो दौसा जिले के बारे में हम देखेंगे। अब आप सोचोगे कि अभी तो 10 ही जिले पढ़े हमने, एक वीडियो तो पहले पढ़ लिया 40 मिनट का, ये वीडियो भी कितने मिनट का हो गया? 28 मिनट का तो अभी हो गया। तो मतलब ये तो 3-4 घंटे की क्लास है। तो वास्तव में 4 घंटे की नहीं बल्कि 10 से 12 क्लासें इसकी बन सकती थी, लेकिन आप मैक्सिमम 3 क्लासों में इसको पढ़ लोगे साथियों। 2 क्लासों में तो नहीं हो पाएगा पूरा, क्योंकि 2-3 घंटे की क्लास इतनी लंबी मैं नहीं बना सकता हूँ इसको, ठीक है ना। तो 3 क्लासों में ये आपके टॉपिक ही पूरा हो जाएगा, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। और यहाँ से कितने भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें मंदिर, मस्जिद, बावड़ियाँ, आपके जो सभ्यता है, मतलब सारी चीज़ें इसमें आ जाती है साथियों, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो दौसा जिले को देखेंगे। दौसा देखो ये चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं ना, स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर इन सभी की PDF अवेलेबल है। PDF के लिए 75 रुपीज़ का कोर्स है, और इन सभी चीज़ों का आप टेस्ट देना चाहते हो तो इन सभी चीज़ों का टेस्ट रेगुलर 2 टेस्ट और संडे के दिन एक मैराथन 150 प्रश्नों वाला टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर 149 रुपीज़ में एग्जाम तक उपलब्ध है साथियों।
तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से भी आप सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। देखो दौसा जिले की बात करेंगे साथियों, दौसा जिले में स्थान पड़ता है लालसोट। लालसोट कहाँ पर है? दौसा जिले में है। तो लालसोट का हेला ख्याल प्रसिद्ध है, याद रखना हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा का। जब बावड़ियों का टॉपिक पढ़ाया था तो एक बावड़ी पढ़ी थी हमने, कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। नाम क्या है बावड़ी का? चांद बावड़ी है। ये दौसा से 8 किलोमीटर दूर साबी नदी के निकट स्थित है, जिसका निर्माण राजा चांद ने करवाया था। किसने करवाया था? चांद बावड़ी का निर्माण राजा चांद ने करवाया था। और चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दौसा जिले में स्थित है। साथियों एक और स्थान आता है आभानेरी। आभानेरी भी कहाँ पर पड़ता है? आपके दौसा में ही पड़ता है। बांदीकुई के निकट एक प्राचीन नगर का नाम है, क्या नाम है? आभानेरी। देखो भंडारेज की बावड़ियां आपके दौसा जिले में पड़ती है। मेहंदीपुर बालाजी आपके दौसा जिले में पड़ते हैं। इसको घाटी मेहंदीपुर भी कहते हैं। भाई मेहंदीपुर बालाजी को घाटी मेहंदीपुर क्यों कहते हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि जो ये मेहंदीपुर बालाजी है ये दो घाटियों के बीच में स्थित है। कितनी घाटियों के बीच में? दो घाटियों के बीच में स्थित है। इसी वजह से इसको घाटी मेहंदीपुर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दौसा जिले में स्थित है। साथियों यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध जंक्शन है जिसको हम कहते हैं बांदीकुई जंक्शन। बांदीकुई जंक्शन के बारे में क्या पता है आपको? ऐतिहासिक रेलवे जंक्शन है। 20 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच राजस्थान में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। देखो राजस्थान में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो परिवहन का टॉपिक भी इसमें आया कि नहीं आया? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेज आपकी चल रही है साथियों। तो राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? 20 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चलाई गई थी साथियों। और ये बांदीकुई जंक्शन कहाँ पर पड़ता है? आपके दौसा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो यहाँ पर राणा सांगा का चबूतरा भी है। बसवा में सांगा की मृत्यु हुई थी, यही इनका चबूतरा बना हुआ है। और ये बसवा नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? आपके दौसा जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है साथियों? दौसा जिले में। तो दौसा जिले के बारे में भी हमने क्लियर कर लिया है। देखो दौसा का किला, एक चीज और बाकी है। देखो दौसा का जो किला है देवगढ़ पहाड़ी पर सूप की आकृति वाला ये किला है। दौसा कछवाहों की ये आरंभिक राजधानी थी। राजा जी का कुआं इसी में स्थित है और गढ़ी के अंदर 14 राजाओं की साल भी स्थित है। तो दौसा के किले में तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है कि दौसा के कछवाहों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? दौसा का किला। देवगढ़ पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर दौसा का किला स्थित है? देवगढ़ पहाड़ी पर। कौन सी आकृति वाला किला है? सूप की आकृति वाला ये किला है। और इसके अंदर कितने राजाओं की साल है? 14 राजाओं की साल है। तो ये दौसा जिले के बारे में भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम साथियों 12वां जिला पढ़ेंगे, धौलपुर जिला। कौन सा जिला पढ़ेंगे? धौलपुर जिला। देखो ये जो धौलपुर जिला है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है साथियों। धौलपुर जिले के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले धौलपुर जिले में जो ऐतिहासिक स्थल है उसमें आता है मचकुंड। क्या नाम आता है? मचकुंड का नाम आता है। मचकुंड तीर्थ साथियों जिसको क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा। क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा। किसको कहा जाता है? मचकुंड को ही तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और मचकुंड कहाँ पर स्थित है? धौलपुर जिले में स्थित है। साथियों निहाल टावर भी आपके धौलपुर जिले में ही पड़ता है। ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। निहाल टावर जो है क्या ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर, जिसका निर्माण निहाल सिंह ने आरंभ करवाया था। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? निहाल टावर कहा जाता है। कहाँ पर पड़ता है निहाल टावर? धौलपुर जिले में पड़ता है। क्या विशेषता है निहाल टावर की? कि भाई जो निहाल टावर है ये भारत का, राजस्थान का नहीं, धौलपुर का नहीं, राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपके धौलपुर जिले में स्थित है, जिसको किस नाम से जानते हैं? निहाल टावर के नाम से जानते हैं। साथियों एक किला आता है शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला धौलपुर के अलावा एक और जगह है, आपको कमेंट करके बताना है वो। तो देखो शेरगढ़ दुर्ग एक जल दुर्ग है, मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो जीर्णोद्धार है शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में करवाया था। संभवतः इसी वजह से शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया 1540 में। संभवतः इसी वजह से इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शेरगढ़ दुर्ग कहा जाता है। साथियों यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसको हम जानते हैं सेपऊ महादेव मंदिर। क्या नाम है मंदिर का? सेपऊ महादेव मंदिर। यहाँ पर विशाल शिवलिंग स्थित है। तो ये हमने पढ़ा है धौलपुर जिले के बारे में। ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। मचकुंड याद रखना है, तीर्थों का भांजा, निहाल टावर याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर। शेरगढ़ दुर्ग के बारे में याद रखना है, जल दुर्ग है, मालदेव ने निर्माण करवाया, लेकिन जीर्णोद्धार किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने कब? 1540 ईस्वी में।
और यहाँ पर जो मंदिर है वो कौन सा है, सेपऊ महादेव मंदिर, जिसमें साथियों विशाल शिवलिंग स्थित है। क्लियर है सभी के यहाँ तक। अब हम देखेंगे डूंगरपुर जिले के बारे में। तो देखो जो डूंगरपुर जिला है आपके साथियों, डूंगरपुर जिले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम हम देखो 2007-8 में एक किताब चलती थी, 2007-8 में हिंदी या सामाजिक की किताब में एक पार्ट आता था बेणेश्वर धाम। तो उसमें हमने सबसे पहले बार बेणेश्वर धाम के बारे में जाना था। कहाँ पर स्थित है, ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। साथियों बेणेश्वर धाम की अगर हम बात करें तो माही, सोम और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है, जिसको साथियों वनवासियों का महातीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वनवासियों का महातीर्थ किसको कहते हैं, बेणेश्वर धाम को कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में। महारावल आस्करण ने इसको बनवाया था। संत माऊजी महाराज का संबंध इसी धाम से है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने इस फैक्ट को ऐड किया। इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है कि संत माऊजी महाराज का संबंध किस धाम से है, तो बेणेश्वर धाम से। बेणेश्वर धाम कहाँ पर पड़ता है, डूंगरपुर में। कौन सी नदियों के संगम पर, सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर। क्या कहा जाता है इसको, वनवासियों का महातीर्थ। और निर्माण किसने करवाया, महारावल आस्करण ने इनको बनवाया था साथियों। आगे हम देखें डूंगरपुर जिले में तो स्थान आता है गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पर पड़ता है, डूंगरपुर जिले में पड़ता है। बेणेश्वर धाम भी डूंगरपुर जिले में और गलियाकोट भी डूंगरपुर जिले में। माही नदी के ये तट पर स्थित है साथियों। मतलब माही नदी कहाँ से गुजर रही है, डूंगरपुर जिले से गुजर रही है। दाऊदी बोहरा समाज के फखरुद्दीन की मस्जिद के लिए गलियाकोट प्रसिद्ध है। गलियाकोट का नाम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर दाऊदी बोहरा समाज के फखरुद्दीन की मस्जिद है साथियों, इसी के लिए गलियाकोट प्रसिद्ध है। और गलियाकोट कहाँ पर पड़ता है, डूंगरपुर जिले में पड़ता है। डूंगरपुर जिले में अगला जो स्थान आता है वो है एक थम्बिया महल। साथियों एक थम्बिया महल की अगर हम बात करें तो ये गेप सागर झील के तट पर स्थित है। मतलब गेप सागर झील भी आपके कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर जिले में ही स्थित है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक थम्बिया महल कहाँ पर है, आपका आंसर रहेगा डूंगरपुर जिले में ही एक थम्बिया महल स्थित है। और एक थम्बिया जो महल है ये किस झील के तट पर है, तो ये गेप सागर झील के तट पर स्थित है साथियों। आगे हम बात करें तो देखो आगे हम बात करेंगे डूंगरपुर जिले की बावड़ियों के बारे में। यहाँ पर नौलखा बावड़ी है, केला बावड़ी है, उदय बावड़ी है और त्रिमुखी बावड़ी है। ये चारों ही बावड़ियाँ आपके राजस्थान के किस जिले में पड़ती है, डूंगरपुर जिले में ये चारों बावड़ियाँ पड़ती है। कौन कौन सी, नौलखा, केला, उदय बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी। ये चारों ही बावड़ियाँ कहाँ हैं, आपके डूंगरपुर जिले में। साथियों यहाँ पर देव सोमनाथ का एक प्राचीन मंदिर है जो कि शिव जी का है। किनका मंदिर है ये, देव सोमनाथ मंदिर शिव जी का प्राचीन मंदिर है और जो कि सोम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, पहली चीज कि भाई देव सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डूंगरपुर जिले में। और किनका मंदिर है ये, शिव जी का मंदिर है। किस नदी के किनारे है, तो सोम नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। 14वें नंबर पे जो जिला देखेंगे साथियों वो आता है आपके हनुमानगढ़ जिला। देखो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के उत्तरी भाग में, गंगानगर इधर है और हनुमानगढ़ इधर है। तो राजस्थान के जो राजस्थान का उत्तरी भाग है इसमें साथियों हनुमानगढ़ जिला स्थित है। और यहीं पर एक किला पड़ता है जिसको हम कहते हैं बटनेर का किला। क्या कहते हैं, बटनेर का किला इसको हम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट किला है ये। राजस्थान के दुर्गों में हमने इस किले को पढ़ा था। गग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है बटनेर का किला। निर्माण की बात करें कि भाई बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया, तो बाटी राजा भूपत ने बटनेर के किले का निर्माण करवाया था। कौन सी शताब्दी में करवाया था, तीसरी शताब्दी में करवाया इस किले का निर्माण, जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी। किस दुर्ग को कहा जाता है, बटनेर के दुर्ग को, जो कि कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस किले की बात है वो ये है कि हिंदू व मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण यहाँ पर मिला है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसमें भाई हिंदू महिलाओं का तो जौहर का प्रमाण तो कई जगह मिला है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम महिलाओं का प्रमाण एकमात्र आपके बटनेर के किले में मिला है साथियों, जौहर का। तो हिंदू व मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण भी बटनेर के किले में ही मिला है। और ये कहाँ पर है, आपके हनुमानगढ़ जिले में। आगे हम देखें साथियों हनुमानगढ़ में एक और स्थान आता है जिसको हम जानते हैं गोगा मेडी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, गोगा मेडी के नाम से इसको जानते हैं। देखो लोक देवता गोगा जी का यहाँ पर समाधि स्थल है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में एक स्थान पड़ता है नौहर। कौन सा स्थान पड़ता है, नौहर नामक एक स्थान है। यहीं पर गोगा जी का समाधि स्थल है जिसको गोगा मेडी कहते हैं साथियों, जहाँ पर गोगा नवमी पर गोगा जी का मेला
भरता है। देखो गोगा नवमी पर एक और मेला कहाँ भर रहा था, चूरू जिले में भर रहा था। कहाँ पर भर रहा था, चूरू जिले में। और एक और मेला कहाँ पर भर रहा है, हनुमानगढ़ जिले में। साथियों गोगा जी को सर्पों के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है गोगा जी को, सर्पों के या सांपों के लोक देवता। आगे हम देखें हनुमानगढ़ जिले में तो देखो लेकिन एक और चीज गोगा जी के बारे में, एक और फैक्ट ये है कि हिंदू तो गोगा जी इनको कहते हैं, गोगा जी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। और जो मुसलमान हैं वो गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो ये तो लोक देवताओं में हमने देख लिया था। एक सभ्यता आती है साथियों कालीबंगा सभ्यता, जो कि आपके हनुमानगढ़ जिले में ही स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से 100% बनने वाला है। देखो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके बनने ही वाला है, ये क्लियर कर लेना। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, देख लीजिएगा। यहाँ सिंधुकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो देखो कालीबंगा जो सभ्यता है ये आपके कौन से जिले में पड़ती है। भाई कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल से मैंने आपको पढ़ा रखा है। पहली और दूसरी और तीसरी क्लास देखना आप राजस्थान के इतिहास की, जो शुरुआत की थी ना, तो सभ्यताओं से हमने शुरुआत की थी साथियों। ये आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता के अलावा हनुमानगढ़ जिले में रंगमहल की सभ्यता है, बड़ोपल की सभ्यता है और करणपुरा की सभ्यता भी आपके हनुमानगढ़ जिले में ही स्थित है। आगे हम देखें तो देखो जयपुर जिले के बारे में हम देखेंगे। 15वें नंबर पे आपके कौन सा जिला आता है, जयपुर जिला आता है साथियों। देखो अब हम बात करेंगे जयपुर जिले के बारे में। देखो ये क्लास नंबर 25 है और क्लास नंबर 26 में भाई ऐसा है, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में इस टॉपिक को छोड़ मत देना साथियों, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके बनने वाले, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न। तो 24वीं क्लास पूरी देखना, 25वीं क्लास ये आप पूरी देख रहे हो और 26वीं क्लास भी पूरी जरूर देखना साथियों। देखो जयपुर जिले की बात करें और आप इन सभी की PDF स्टडी विद PN लोधा एप्लीकेशन से ले सकते हो, डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों एप्लीकेशन को। देखो जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले में हम सबसे पहले बात करेंगे हवा महल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हवा महल के बारे में। देखो हवा महल आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन हवा महल का चित्र आपने जरूर देख रखा होगा, ठीक है। हवा महल का चित्र आपने जरूर देख रखा होगा। जो हवा महल है साथियों ये कितना मंजिला है, तो भाई हवा महल आपके 5 मंजिला है। कितने मंजिला है, 5 मंजिला। 1 2 3 4 5 6 बना दिया मैंने, तो ऊपर एक ही रख दो, ये ना। हवा महल कितने मंजिला है, 5 मंजिला। देखो बात करेंगे हम हवा महल के बारे में, तो इसका जो निर्माण है सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था गुलाबी बलुई पत्थर से 1799 ईस्वी में। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद उस्ताद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके हवा महल से बन जाता है भाई, क्योंकि ये जो प्रश्न हवा महल से बनते हैं ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न क्या बना कि हवा महल कहाँ है, जयपुर में। दूसरा प्रश्न क्या बना, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने। तीसरा प्रश्न क्या बना, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया, 1799 ईस्वी में। और चौथा प्रश्न क्या बना कि हवा महल के वास्तुकार कौन थे, तो लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार थे। कितने मंजिला है, 5 मंजिला है। 5 मंजिला को बिल्कुल क्रम से याद रखना है। पूछ लिया गया है कि हवा महल की दूसरी जो मंजिल है इसका क्या नाम है, तो साथियों हवा महल जो 5 मंजिला है, प्रथम मंजिल को शरद मंदिर कहते हैं, दूसरी मंजिल को रतन मंदिर कहते हैं, तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर कहते हैं, चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर कहते हैं और 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहते हैं। तो देखो कैसे याद रखोगे, हवा महल है, 5वीं मंजिल सबसे ऊपर ऊपर रहेगी, सबसे ऊपर रहेगी तो हवा ज़्यादा लगेगी नहीं, भाई जितनी ऊंचाई पे जाएंगे हवा उतनी ज़्यादा लगेगी। तो सबसे ज़्यादा हवा कहाँ लगेगी, हवा मंदिर में, और सबसे ऊपर रहेगा ना ये, इसी वजह से हवा मंदिर इसका नाम है। नेक्स्ट शरद की जगह आपको याद रखना है शारदा। तो शारदा मंदिर कैसे याद रखोगे, सबसे पहले हम शारदा माँ की पूजा करते हैं, तो शरद मंदिर सबसे पहले आएगा साथियों। और फिर रतन विचित्र और प्रकाश, भाई हवा के पहले आता है प्रकाश। अब आप रतन और विचित्र को दूसरे और तीसरे नंबर पे याद रख लीजिएगा। तो ये 5 मंजिला है आपके, किसकी बात की जा रही है, हवा महल की। ये पूछा जा सकता है कि चौथी मंजिल का नाम क्या है, 5वीं मंजिल का नाम क्या है, तीसरी मंजिल का नाम क्या है, जरूर याद रखिएगा साथियों। देखो हवा महल श्री कृष्ण के मुकुट के आकार का पिरामिड नुमा एक इमारत है। मुख्य प्रवेश द्वार इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है जहां हम हवा महल के अंदर जाते हैं उसको कहा जाता है आनंद पोल। क्या नाम है इसके मुख्य प्रवेश द्वार का, आनंद पोल इसका नाम है। इसकी जो निचली मंजिल जिसको हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं ना, जो पहली मंजिल है साथियों शरद मंदिर जिसका नाम रखा गया है, 7वीं मंजिल पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह का निजी कक्ष है
जिसको प्रताप मंदिर भी कहते हैं। भाई सवाई प्रताप सिंह का निजी कक्ष रहना ही रहना है, निर्माण करवाया तो कि भाई नहीं मेरे लिए एक कमरा बनाओ बेस्ट है ना, तो उस वजह से ही यहाँ एक कक्ष है इनका, और इसको क्या कहा जाता है, प्रताप मंदिर कहते हैं। इसकी पांचवी जो मंजिल है, पांचवी मंजिल का नाम हमने क्या देखा था, हवा मंदिर, सबसे ज्यादा हवा का लगती है पांचवी मंजिल पे। तो ये अर्धचंद्राकार में बनी हुई है साथियों। अर्धचंद्राकार देखते हो ना इस प्रकार की आकृति में, वो आकृति मेरे से सही बनेगी नहीं, तो आप याद रख लेना कि किस आकृति में बनी हुई है, अर्धचंद्राकार आकृति में बनी हुई है। चलिए हम आगे देखेंगे, तो आगे हम बात करेंगे गलता जी के बारे में। साथियों गलता जी भी आपके कहाँ पर स्थित है, जयपुर में ही स्थित है। साथियों गलता जी की बात करें तो इसको वर्तमान में मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। गालाव ऋषि का यहाँ पर आश्रम है, और जयपुर का बनारस नाम से प्रसिद्ध प्राचीन ये पवित्र कुंड है। तो देखो ये एक कुंड है ये, ठीक है ना, एक पवित्र कुंड इसको माना जाता है। और गलता जी को किस किस नाम से जाना जाता है, जयपुर का बनारस किसको कहते हैं, गलता जी को। मंकी वैली किसको कहते हैं, गलता जी को। गालाव ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, गलता जी में है साथियों। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, जयपुर जिले में एक मंदिर आता है जमुआई माता का मंदिर। राजस्थान के दुर्गों के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था दुर्गों के टॉपिक में साथियों। यहाँ पर जब हमने कछवाहा वंश दुर्गों के टॉपिक में क्या, पहले जब हमने राजस्थान के जो राजवंश है तो कछवाहा वंश हमने पढ़ा था, जयपुर का कछवाहा वंश। तो कछवाहा वंश के शासकों की कुल देवी किसको बताया गया था, जमुआई माता को बताया था। किसको बताया था, जमुआई माता को बताया था। जमुआई माता का मंदिर आपके जयपुर जिले में स्थित है, और ये जमुआई माता जी कौन है, कछवाहा वंश के शासकों की कुल देवी है, जिसका निर्माण जमुआई माता का जो ये मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया, कछवाहा वंश के संस्थापक दुल्हे राय ने ही जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे हम देखें अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में, तो जयपुर जिले में आपके शाकंभरी माता का मंदिर है, श्री गोविंद देव मंदिर है, आमेर की शिला माता का मंदिर है, और जगत शिरोमणि मंदिर है। ये सभी मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है साथियों, जयपुर जिले में स्थित है। आगे हम बात करें तो आगे आपके जयपुर जिले में जल महल भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने ही जल महल का निर्माण करवाया था। यहाँ सिटी पैलेस भी है, जिसको चंद्र महल भी कहा जाता है। देखो सिटी पैलेस को चंद्र महल कहा जाता है, जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। इसमें पूर्व के द्वार को सिरह ड्योढ़ी कहते हैं। सिटी पैलेस की जो प्रमुख इमारत है इसी को चंद्र महल कहा जाता है साथियों। भाई सिटी पैलेस में ही चंद्र महल स्थित है, समझना बात को, सिटी पैलेस में ही चंद्र महल स्थित है, और जयपुर के जो राज परिवार है उनका ये निवास स्थान है। तो प्रश्न पूछा जाए कि जयपुर राज परिवार का निवास स्थान कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सिटी पैलेस में कहाँ रहते हैं, ये चंद्र महल में रहते हैं। चंद्र महल की बात करें तो 7 मंजिला है, पिरामिड नुमा है, निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया, और विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में, किसके निर्देशन में, विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में सिटी पैलेस या चंद्र महल का निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं आपके जयपुर जिले में प्रमुख जो दुर्ग। देखो दुर्ग एक एक के बारे में ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि दुर्ग का टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। जयगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में स्थित है, जयबान तोप इसमें रखी हुई है, जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में है, आमेर के महल, आमेर दुर्ग, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ पर स्थित है, जयपुर में ही स्थित है साथियों। आगे हम बात करेंगे तो देखो प्रमुख दुर्ग के बारे में तो आप दुर्गों वाला टॉपिक है उसमें पूरा पढ़ा रखा है, तो ज़्यादा डिटेल से इसीलिए नहीं बताया मैंने। बात करेंगे सवाई मानसिंह संग्रहालय के बारे में। 1959 में सवाई मानसिंह संग्रहालय की स्थापना जयपुर में की गई थी। किसने इसकी स्थापना करवाई, मानसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं जंतर मंतर के बारे में। तो देखो जंतर मंतर आपके वेदशाला है, सौर वेदशाला है। ये क्या है, ये एक सौर वेदशाला है, और भारत में 5 सौर वेदशालाएं स्थित है। कितनी, 5 सौर वेदशालाएं सवाई जयसिंह ने निर्मित करवाई थी भारत में, जिसमें एक जयपुर में थी। तो देखो दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर, ये 5 जगहों पर सौर वेदशालाओं का निर्माण नक्षत्रों की सटीक जानकारी के लिए, अंतरिक्ष की सटीक जानकारी के लिए जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। देखो 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित उनकी 5 सौर वेदशालाओं में से सबसे बड़ी जो वेदशाला है उसका नाम है जंतर मंतर, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। और अन्य 4 का नाम क्या है, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी व मथुरा में अन्य 4 सौर वेदशालाएं स्थित है साथियों।
ये जयपुर जंतर मंतर जो है इसमें टोटल 19 यंत्र लगे हुए हैं। कितने यंत्र लगे हुए हैं? 19 यंत्र लगे हुए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो यही बना कि भाई जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? जयपुर में स्थित है। और इस जंतर मंतर में कितने यंत्र लगे हुए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 19 यंत्र लगे हुए हैं। आगे हम बात करेंगे पन्ना मीना की बावड़ी के बारे में। तो आमेर में 17वीं शताब्दी में मिर्जा राजा जयसिंह के समय निर्मित बावड़ी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पन्ना मीना की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये किसने बनवाई थी साथियों? मिर्जा राजा जयसिंह ने। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। कहाँ पर स्थित है? आमेर जयपुर में स्थित है पन्ना मीना की बावड़ी। नेक्स्ट बात करेंगे मोती महल के बारे में। तो मोती महल जो है ये मोती डोंगरी पर निर्मित महल है। यह महल स्कॉटलैंड किले के रूप में बनाया गया है। मोती महल कहाँ पर स्थित है? आपके मोती महल जयपुर जिले में स्थित है। मोती महल कौन सी डोंगरी पर स्थित है? तो मोती डोंगरी पर ही ये निर्मित महल है। कौन से महल? मोती महल है साथियों। गेटोर की छतरियां देखेंगे नेक्स्ट हम। तो देखो राजस्थान में गेटोर की छतरियां कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट है। केवल सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। पहली चीज तो कि गेटोर की छतरियाँ कहाँ हैं? जयपुर में। गेटोर की छतरियाँ मतलब क्या है ये? तो साथियों जयपुर के जो शासक थे जब वो वीरगति को प्राप्त होते थे या उनकी जब मृत्यु होती थी, तो साथियों उनको यहाँ पर जलाया जाता था। कहाँ पर? गेटोर की छतरियाँ में। शाही शमशान घाट का नाम क्या रखा गया है? गेटोर की छतरियाँ। और यहाँ पर किस शासक की छतरी नहीं है? सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईसर लाट के बारे में। तो देखो ईसर लाट जयपुर में त्रिपोलिया गेट के निकट 7 खंडों की इमारत सवाई ईश्वरी सिंह ने राजमहल टोंक युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ईसर लाट का निर्माण करवाया था। देखो जो राजमहल का युद्ध हुआ था, जिसको टोंक का युद्ध भी मतलब टोंक में ये युद्ध हुआ था साथियों, राजमहल का युद्ध, इसमें किसकी विजय हुई थी? सवाई ईश्वरी सिंह की। तो इस विजय के उपलक्ष्य में ही ईसर लाट का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर में करवाया था। कितने खंडों में करवाया था? 7 खंडों में करवाया था। आगे हम बात करेंगे आमेर दुर्ग के बारे में। तो साथियों जो आमेर दुर्ग है कछवाहा शासकों की ये राजधानी है। इसमें आपको ये विशेष तौर पे याद रखना है। कछवाहा शासकों की राजधानी किसको कहा जाता है? आमेर दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दीवान ए खास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? दीवान ए खास के बारे में बात करेंगे। देखो दीवान ए जो खास है 2 मंजिला भवन है। प्रथम मंजिल को जय मंदिर व दूसरी मंजिल को जस मंदिर या शीश महल कहते हैं। दूसरी मंजिल जो शीश महल है साथियों ये कांच की जड़ाई का उत्कृष्ट कार्य इस पे हो रखा है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पहली चीज दीवान ए खास कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर जिले में। कितने मंजिला भवन है दीवान ए खास? 2 मंजिला भवन है। प्रथम मंजिल को क्या कहते हैं? जय मंदिर कहते हैं। दूसरे मंदिर को क्या कहते हैं? जस मंदिर। जय तो पहले बोली जाएगी और जस बाद में। जस मंदिर को ही क्या कहा जाता है? शीश महल। और ये जो दूसरी मंजिल पे शीश महल है साथियों, दूसरी मंजिल जिसको क्या कहते हैं? शीश महल कहते हैं। इस पर कांच की जड़ाई का उत्कृष्ट कार्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे शीश महल का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने पूर्ण करवाया था। किसने पूर्ण करवाया था शीश महल का निर्माण? मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। तो ये आपके जयपुर जिला कंप्लीट होता है। देखो 15 जिले हम पढ़ चुके हैं और जो अब जो जिले हैं उनमें ज़्यादा बड़ी मतलब ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी देखो क्लास नंबर 26 में आप सारी चीज़ें कवर कर लोगे साथियों। ठीक है ना? तो मिलते हैं 26वीं क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए।